दूसरे चरण का घमासान करीब है और सवाल लोगों के जहन में तमाम है। आपको बताएं दूसरे चरण में 14 सीटों पर मतदान होना है और यहां पर आमने सामने की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और यहां पर जेडीएस किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जेडीएस की ही हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दरअसल ये है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एचडी देवेगौड़ा, उनके पोते हैं प्रज्वल, सेक्स स्कैंडल के आरोप लगे हैं और सेक्स स्कैंडल को लेकर कांग्रेस तीखे हमले लगातार कर रही है। हालांकि कांग्रेस के हमलों के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया और सवाल उठाया है कि राज्य सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये मुद्दा इस चरण के चुनाव से पहले काफी जोर शोर से उठा रही है कांग्रेस और वहीं पर बीजेपी भी इसका मजबूती के साथ काउंटर कर रही है। अब दूसरे चरण की जब लड़ाई की बात होती है तो जरा आंकड़ों का समीकरण भी हम आपको दिखा देते हैं कि आंकड़ों का गुणा गणित क्या है। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो वोट परसेंटेज का मामला हो, सीट का मामला हो, बीजेपी यहां पर कांग्रेस से 21 पड़ती है, यानी कि बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी पड़ता है। और पिछले चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा था और बीजेपी ने सभी 14 सीटें यहां पर जीती थी। तो इन आंकड़ों से कंपैरिजन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है। अब इस स्ट्राइक रेट को देखते हुए यहां पर आपको बताएं महिला मतदाताओं की भूमिका अहम हो जाती है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस प्रज्वल के मुद्दे को लगातार तेजी से उठा रही है। और महिलाओं की जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए अहम हो जाती है कि पिछले अगर चरण की हम बात करें जो वोटिंग हुई है तो वहां पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं से ज्यादा संख्या में वोट किया है, मतदान किया है। तो इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, अपने मेहमानों के साथ हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा इस पूरे गुणा गणित को समझने की कोशिश करेंगे आंकड़ों के जरिए और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं, वो कौन से अहम सवाल हो सकते हैं जो कर्नाटक की इस लड़ाई में बड़े अहम हो जाते हैं। उससे पहले हम आपको बताएं, अपने मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ अमिताभ जी इस समय मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। इसके अलावा संदीप जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक सवालों पर जो अहम सवाल है उस पर हम नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि महिलाओं का बढ़ता मतदान किसके लिए वरदान, ये एक अहम सवाल है दूसरे चरण में। क्या दूसरे दौर की सभी 14 सीटें बचा पाएगी बीजेपी, ये भी अहम सवाल हो जाता है। और क्या प्रज्वल हथियार से कांग्रेस लगा पाएगी बीजेपी के किले में सेंध। और आखिरी सवाल, क्या जेडीएस से दोस्ती बीजेपी को भारी पड़ेगी। तो तमाम पहलुओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा अमिताभ जी से। अमिताभ जी, पहले जो हम दूसरे चरण की लड़ाई की बात कर रहे हैं, इस घमासान की हम बात करें, किसे नफा किसे नुकसान, और क्या बीजेपी की 14 सीटों में कांग्रेस सेंध लगा पाने की स्थिति में है? पिछली बार का हम डेटा देखें तो लगभग 20% से ऊपर की लीड भाजपा को यहां पर है और अगर जेडीएस का वोट शेयर उसमें ऐड कर देते हैं तो ये 30% की लीड हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी लीड हो जाती है ये। अब क्योंकि इस बार बहुत सारे इश्यूज कर्नाटक में लोकल लेवल पर इस बार जो हैं वो उभर कर आ गए हैं चुनाव में। एक है सिद्धारमैया सरकार ने जो गारंटीज दी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा खासा हुआ है, खासकर महिलाओं को जो 2000 रुपये का इनकम सपोर्ट है और जो फ्री बस ट्रैवल है उससे महिलाओं में एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। और जिस सेक्स स्कैंडल की आपने बात करी, इसके थ्रू कांग्रेस पार्टी की ये उम्मीद है कि जो महिलाओं का जो वोट है वो इस बार कांग्रेस पार्टी के इस बार बीजेपी के पाले में ना जाए और कांग्रेस पार्टी के पाले में इस बार आ जाए। तो अब देखना पड़ेगा कि इस बड़ी लीड को क्या कांग्रेस पार्टी पाती है। नॉर्थ कर्नाटका में ये इस बार लड़ाई है, बॉम्बे कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका और सेंट्रल कर्नाटका में। बॉम्बे कर्नाटका में लार्जली लिंगायत समाज, वहीं हैदराबाद कर्नाटका में SC/ST और मुस्लिम समाज का बोलबाला है। तो देखना पड़ेगा कि ये सारे समाज जो हैं वो किस करवट बदलते हैं इस बार। आता हूं अमिताभ जी आपके पास। मैं फटाफट संदीप जी का यहां पर रुख करना चाहूं। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हम पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत का जो अंतर है वो 22% का है। बीजेपी को 55% वोट मिले थे और कांग्रेस को 33%। ये अंतर बड़ा है, इसे पाटना कितना आसान कितना मुश्किल है कांग्रेस के लिए? देखिए, अगर हम आंकड़ों पे जाए और 2019 के आंकड़े देखें, काफी बड़ा फर्क लगता है इन 14 सीटों में। लेकिन मैं 2 विषयों पे यहां आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक सामाजिक विषय, एक आर्थिक विषय। यहां पे 14 सीट जहां चुनाव तीसरे चरण में कर्नाटका में होंगे,
जी इन सीटों में ये लिंगायत समुदाय का एक प्रेजेंस थोड़ा ज्यादा है और अदर बैकवर्ड कास्ट जो कर्नाटका में है उनकी भी स्ट्रेंथ इन सीट्स में ज्यादा है। दलितों की प्रेजेंट काफी है और ट्राइबल्स की प्रेजेंस काफी है। तो लिंगायत वोट तो काफी वर्षों से बीजेपी के पास रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़ा वो बट के कांग्रेस के तरफ भी गया था, पर ये लोकसभा चुनाव होने के कारण बीजेपी में ये एक फीलिंग है कि लिंगायत वोट हमारे साथ रहेगा और प्रोमिनेंट लिंगायत लीडर्स को उन्होंने वहां पे फील्ड में उतारा है। उसके साथ नॉन डोमिनेंट ओबीसी वोट जो है इस 14 सीटों में वो भी काफी इंफ्लुएंशियल रहेगा। हमारा सर्वेस दिखाता है कि बीजेपी कांग्रेस से इन ओबीसीज में, नॉन डोमिनेंट ओबीसीज में थोड़ा आगे रहा है। जी दलित वोट और ट्राइबल वोट का काफी प्रेजेंस इन 14 सीटों में है, सो वो भी काफी इन्फ्लुएंस करेगा। और एक दूसरी बात, संदीप जी आपके पास में अमिताभ जी का यहाँ पे फटाफट रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, इस चुनाव में कांग्रेस रेवन्ना के मुद्दे को, प्रज्वल के मुद्दे को माफ कीजिएगा, जोर शोर से उठा रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये मतदाताओं के लिए कितना बड़ा फैक्टर है, खासकर महिला मतदाताओं के लिए? देखिए, ये फैक्टर बन के उभर सकता है, हालांकि मार्जिनल इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में अगर सारे एमएलएज और एमपीज को मिला लें तो लगभग 134 ऐसे एमएलए एमपीज हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्राइम्स हैं वुमेन रिलेटेड। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल इसने उठा दिया है, इस इश्यू ने, कि कैसे पार्टियां जो हैं वो लगातार ऐसे लोगों को टिकट देते रही हैं और कैसे लोग भी जो हैं इन केसेस के बिना पे भी, इसके बावजूद कैसे इन लोगों को जिता करके दे रही है। वुमेन वोटर को माना जाता है कि इमोशनल वोटर है, कास्ट और क्लास लाइन से ऊपर उठ के वोट करता है, और पिछले फेज 1 में वुमेन वोटर का टर्नआउट भी यहां पर ज्यादा रहा है पुरुषों के मुकाबले। तो इसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत हमको यहां पर देखने को मिल सकता है। अमिताभ जी ने एक अहम बात यहां पर संदीप जी बोली है, और वो बात ये बोली है कि पिछले फेज के अगर वोटर टर्नआउट को देखें तो महिला मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे सवाल यह है कि केवल प्रज्वल का मुद्दा ही अहम मुद्दा होगा, या फिर एक मुद्दा बीजेपी ने भी उठाया, मंगलसूत्र का मुद्दा, एक मुद्दा जो राज्य सरकार है कांग्रेस की उसकी स्कीम्स का भी मुद्दा है। तो यहां पर लगता है कि कौन से फैक्टर्स महिला मतदाताओं के लिए अहम हो जाते हैं? देखिए, किसी चुनाव में भी काफी मुद्दे होते हैं, एक बास्केट ऑफ मुद्दे होते हैं किसी भी चुनाव में। कांग्रेस का प्रयत्न यह रहा है कि आप लोकल मुद्दों को ज्यादा एम्फसाइज करें। ऑन द अदर हैंड बीजेपी की एक रणनीति रही है कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे वोट लोगों से पूछें। सारे 14 कैंडिडेट्स यही बात कह रहे हैं कि ये वोट हमारे लिए नहीं है, पर ये वोट मोदी जी के लिए है। सो रणनीति दोनों पार्टीज में अलग है। जो प्रज्वल गौड़ा की बात, प्रज्वल रेवन्ना की बात आपने उठाई, एक बात मैं पहले ही कह दूंगा इसमें, दैट इन 14 सीटों में जनता दल का कोई कैंडिडेट नहीं है, सो डायरेक्ट उनका इंपैक्ट नहीं होगा। बीजेपी उनका अलायंस पार्टनर होने के कारण काफी लोग सोचते हैं कि इंपैक्ट हो सकता है। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। एक, क्या विपक्ष इसको एक ऐसे तरीके से चुनाव में ला सकता है जिससे इंपैक्ट हो, हाउ इफेक्टिवली ऑपोजिशन इसका इस्तेमाल करेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी लीडर्स ने क्लियरली इस विषय को अपने से डिस्टेंस कर दिया है। एक तरह से बोलूं तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है कि अगर यहां पे कुछ गलत हुई है उसके बारे में, जो कुछ गलत हुआ है उसके बारे में क्रम लेना चाहिए। सो बीजेपी ने शुरू से ही जब ये कंट्रोवर्सी प्रारंभ हुई, ये बात उन्होंने कहा कि अगर यहां पे कुछ गलत हुआ है तो सजा होना ही चाहिए। सो एक तरह से बीजेपी इस विषय से अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, और क्या ये डिस्टेंस करना उसके लिए हेल्पफुल होगा, डिपेंड करेगा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस विषय को चुनाव में उठाएगा। इसलिए बिल्कुल देखना ये अहम हो जाएगा यहाँ पर, और ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बनेगा या और भी फैक्टर्स काम आएंगे।